नमस्कार मित्रों, सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आपके सामने आपका बंटी उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्रा शकुन के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई। शकुन उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्रा है। बंटी के बाद यदि उपन्यास में सर्वाधिक किसी के विषय में चर्चा हुई है तो वो शकुन ही है। शकुन सुशिक्षित, स्वावलंबी नारी है, पत्नी, बंटी की माँ, कॉलेज की प्राध्यापिका, कालांतर में प्राचार्य के रूप में वह उपन्यास में विद्यमान रहती है। परंपरागत संस्कारों की जकड़न से पूरी तरह से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाती और ना ही आधुनिकता का सम्यक निर्वाह ही कर पाती है। इस तरह से आधुनिकता और परंपरा में फंसी रहती है, जिस कारण उसके सभी उपर्युक्त रूप आपस में गडमड हो जाते हैं। किसी भी रूप का वह पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर पाती। उसके बौद्धिक, स्वावलंबी, आत्माभिमानी, दबंग रूप से उसका पति अजय भी तालमेल नहीं बिठा पाता। अजय का पौरुषोचित अहंकार, डोमिनेटिंग स्वभाव बार बार शकुन के व्यक्तित्व से टकराता है। शकुन भी अपने अहंकार को पूरी तरह से विगलित कर अजय को शर्तहीन समर्पण नहीं कर पाती। दोनों के बीच की दरार खाई का रूप धारण कर लेती है। अजय कलकत्ता रहने लगता है और शकुन कॉलेज से मिले घर में पुत्र बंटी के साथ रहने लगती है। अजय जब भी कभी बंटी से मिलने के लिए आता है, वह शकुन के घर नहीं आता, अपितु आउट हाउस में रहता है। वहीं पर बंटी को बुलाता है, घुमाने ले जाता है, खिलौने दिलाता है, पर इन सब के बीच शकुन कहीं नहीं होती। वह बंटी से शकुन के बारे में एक शब्द नहीं पूछता। उधर शकुन भी निरंतर अलगाव की पीड़ा झेलती रहती है, पर फिर भी बंटी के माध्यम से कहीं ना कहीं अजय के साथ एक जुड़ाव अनुभव करती है। वह बंटी को सेतु या मोरा बनाकर अजय को अपने जीवन में पुनः लाना चाहती है। अजय को तड़पाने के लिए वह बंटी को अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहती है। असफल हो जाती है। अजय मीरा की ओर आकर्षित होने लगता है और उससे विवाह करना चाहता है, इसलिए शकुन पर तलाक देने के लिए दबाव देता है। शकुन बंटी को अपना एकमात्र सहारा मानती है। वह अपने रिश्तों को जितना सहेज कर रखना चाहती है, रिश्ते मुट्ठी में पकड़ी रेत के समान फिसलते चलते हैं। वह अपने और अजय के रिश्ते को चाहकर भी बचा नहीं पाती। दोनों एक अजीब सा अलगाव अपने मध्य समझते हैं। कालांतर में शकुन अपने जीवन को पूर्णता देने के लिए, बंटी को पिता का संरक्षण देने के लिए डॉक्टर जोशी से पुनर्विवाह कर लेती है और यहाँ वह पत्नी और माँ के बीच द्वंद्वग्रस्त हो जाती है। बंटी शकुन को डॉक्टर जोशी और उसके बच्चों के बीच किसी भी परिस्थिति में बांटने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई समझौता नहीं करना चाहता। शकुन डॉक्टर जोशी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए कठोर निर्णय लेती है और बंटी को अजय के पास कलकत्ता भेजने का निर्णय ले लेती है। उसका यह निर्णय किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक सामान्य नारी की तरह वह भी अपनी
लिए एक सुखद वैवाहिक जीवन की चाह रखती थी। अजय और बंटी दोनों भावात्मक रूप से उससे दूर होते चलते हैं, इसलिए उसके रिक्त जीवन को भरने के लिए डॉक्टर जोशी ही एकमात्र विकल्प बचते हैं। इसलिए वह अपने आप को पूरी तरह डॉक्टर जोशी, उनके बच्चों और घर में समर्पित कर देती है। लेखिका परंपरा में पूरी तरह से विश्वास रखते हुए भी सड़ी गली रूढ़ियों के जकड़न को स्वीकार नहीं करती। उनकी रचनाओं में नारी पात्राएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, स्वतंत्रता पूर्व जीवन जीना चाहती हैं और अपने लिए स्वयं निर्णय भी लेना चाहती हैं। ऐसे में पुरुष प्रधान समाज में उनको दी जाने वाली चुनौतियां टकराव का रूप धारण कर लेती हैं। शकुन द्वारा अनुचित को अस्वीकारना और अपने विचारों को प्रकट करना, अपने लिए निर्णय लेने की इच्छा व्यक्त करना अजय को स्वीकार नहीं था। दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता। जब कभी झुकना या समझौता करना भी पड़ता था तो शकुन को। तंग आकर शकुन भी अजय को झुकाने, तोड़ने, हराने, छटपटाता देखने के लिए कमर कस लेती है। दोनों की आर्थिक सफलता उनके बीच की दरार में आहुति का काम करती है। अपने अपने अहंकार को सहेजे अजय और शकुन जब तक संभव होता है बेमतलब अपने संबंधों को ढोते चलते हैं, किंतु ऐसा करते समय भी कहीं ना कहीं अंतर मन में वे एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते हैं। भारतीय समाज में जहां पुरुष का तलाक लेना और पुनर्विवाह करना एक सामान्य सी बात समझी जाती है, वहीं स्त्री के लिए इस प्रकार से सोचना भी पाप समझा जाता है। समाज को उसका पुरुष निरपेक्ष छवि कभी भी स्वीकार्य नहीं होती। वह उसे उसकी पहचान उसके पति और पुत्र से ही देता आया है। स्वावलंबी और कामकाजी महिलाओं की जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। इस दृष्टि से भी शकुन की स्थिति त्रासदपूर्ण है, क्योंकि उसके स्वतंत्र जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर अजय और बाद में बंटी बाधा उत्पन्न करते हैं। अंततः डॉक्टर जोशी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को जीने के लिए उसे यथासंभव सहेज कर रखने के लिए शकुन को कठोर निर्णय के रूप में बंटी को अजय के पास भेजना पड़ता है। उसके द्वारा लिया गया यह निर्णय आकस्मिक या अचानक नहीं था। पूरी तरह से सोचने विचारने के उपरांत उसने यह निर्णय लिया था। वकील चाचा द्वारा तलाक के लिए लाए गए कागजों पर हस्ताक्षर करने और कचहरी जाकर उसे कानूनी रूप मिलने तक तो शकुन किसी तरह से अपने आप को शांत बनाए रखती है। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह वैवाहिक जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुंचने का संतोष भी तो नहीं है। ढकेल दिए जाने की विवश कचोट पर है, पर कैसा है यह छोर। ना प्रकाश, ना वह खुलापन, ना मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। चाहे शकुन और अजय के बीच तलाक हो जाता है, किंतु यहाँ आकर भी शकुन का जीवन
सामान्य नहीं हो पाता। अजय के साथ कानूनी रूप से जुड़े होने पर भी वो मानसिक रूप से पीड़ा का अनुभव करती है और अब तलाक होने के बाद भी उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होती। वकील चाचा से विचार विमर्श करने पर भी उसे यही समझ आता है कि वे भी शकुन और अजय के बीच चलते तनाव की समाप्ति को उचित मानते हैं। वकील चाचा उसे समझाते हुए कहते हैं, जो होना था सो हो ही गया, चलो अच्छा ही हुआ। सारी जिंदगी उस तनाव में काटने की अपेक्षा तो उससे मुक्त होना लाख गुना अच्छा है। यह कानूनी कार्रवाई हो जाएगी सो भी अच्छा ही रहेगा। यह संबंध ही ऐसा है कि लाख लड़ भिड़ लो, अलग रहने लगो, पर कहीं ना कहीं आशा का एक तंतु जुड़ा ही रह जाता है। वह आशा चाहे जिंदगी भर पूरी ना हो। जब तक अजय और शकुन का कानूनी तलाक नहीं हो जाता, शकुन अपने आगे के जीवन के बारे में सोच भी नहीं पाती है। ये नहीं कि शकुन टूटती नहीं, पर जब टूटती है तो उसका सारा का सारा गुबार आंसुओं के सैलाब में उमड़ पड़ता है। यह जानकर कि अजय पूर्णतः सुखी और संतुष्ट जीवन यापन कर रहा है, उसके इस भ्रम को तोड़ देता है कि वह उसके बिना जी नहीं पाएगा। वह उससे अगाध प्रेम करता है, केवल परिस्थितियों के कारण वे अलग रह रहे हैं। उसकी मानसिक यातना और द्वंद निस्संदेह सीमातीत हो जाते हैं। बंटी भी अपनी मां को रोता देख बेचैन हो जाता है। लेखिका ने बंटी की स्थिति को व्यक्त करते हुए लिखा है, एकाएक मम्मी रो पड़ी, तकिए में मुंह गड़ा लिया। सवेरे से जिस आवेग को रोके बैठी थी, अचानक ही वे जैसे सारे बांध तोड़कर बह निकला। मम्मी को उसने रोते देखा है, वह उसके सामने कभी रोती नहीं, इस तरह तो कभी रोती नहीं। बंटी समझ नहीं पाता कि मम्मी और पापा की यह कुट्टी इतनी लंबी क्यों हुई और आज ऐसा क्या हो गया कि मां सारी के सारे धैर्य को छोड़कर आंसुओं के सैलाब में बह उठी है। बंटी को कलकत्ता भेजना शकुन के लिए कम कष्टकर नहीं था। वह शांत नहीं हो पाती। समय की चट्टान पिघलती टूटती नहीं, पर शकुन अंदर ही अंदर पूरी तरह से हिल जाती है, टूट जाती है। चाहकर भी वह डॉक्टर जोशी की संतानों को बंटी जैसा स्नेह प्रेम नहीं दे पाती। लेखिका ने यहाँ एक बहुत बड़े सत्य की ओर संकेत किया है कि पुरुष हो या स्त्री, दूसरे की संतान को अपनी संतान जैसा स्नेह नहीं दे पाते। डॉक्टर जोशी यथासंभव बंटी की जिद और असहयोग की भावना के प्रति तटस्थ रहते हैं, पर उसे अजय के साथ कलकत्ता भेजते समय वह शकुन को रोकते नहीं। मीरा भी बंटी को नए परिवेश के अनुकूल बनाने का प्रयास करती है, किंतु असफल रहती है। ऐसे में वह भी अजय द्वारा बंटी को हॉस्टल भेजने के निर्णय को परिवर्तित नहीं कर पाती। बंटी ना डॉक्टर जोशी के घर में तालमेल बिठा पाता है और ना कलकत्ता में अजय और मीरा के परिवेश से ही सामंजस्य स्थापित कर पाता है। शकुन में नार्योचित ईर्ष्या भावना भी हमें दिखाई देती है। वह अनदेखी मीरा के प्रति ईर्ष्या से भर उठती है, क्योंकि जिस अजय को वह 7 सालों तक साथ रहने पर भी
पा नहीं सकी थी, पहचान नहीं सकी थी, अपना नहीं बना सकी थी, उसे मीरा ने सहजता से अपना लिया था। डॉक्टर निर्मला जैन शकुन को एक जटिल सृष्टि मानती हैं, जिसके कारण उपन्यास की कथा वस्तु के ट्रीटमेंट में व्यंजना की कला को अत्यंत प्रौढ़ रूप मिला है। लेखिका ने अंतिम अध्यायों में शकुन का उल्लेख न कर बंटी की मानसिकता के उद्घाटन पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखी है। अजय और शकुन तथा अजय शकुन बंटी, इनके पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना ही मनु भंडारी का मुख्य ध्येय था, क्योंकि उनकी दृष्टि में अजय और शकुन का विखंडित दाम्पत्य शकुन का एकाधिकार रखने की भावना बंटी को अचानक से वयस्क बना देती है। अजय का मीरा से, बाद में शकुन का डॉक्टर जोशी से पुनः विवाह करना बंटी को एक प्रॉब्लम चाइल्ड बना देता है। अपनी सारी समस्याओं के साथ बंटी ही पाठकीय और लेखकीय संवेदना की धुरी बन जाता है, जिसके सम्मुख अन्य सभी पात्र गौण हो जाते हैं। शकुन का चित्रांकन करने के लिए मनु भंडारी जी ने उसके जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं को अवलंब के रूप में लिया है, किंतु ऐसा करते समय बंटी सर्वत्र विद्यमान रहा है। जन्म पत्री बंटी की में लेखिका की उक्ति है, शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने को स्वाहा कर देने वाली मां नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त मां थी। इस नारी और मां से आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता की तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या फिर कभी अपने एकांकी जीवन के आधार के रूप में देखती हो, लेखिका ने शकुन के जीवन के इन सभी पहलुओं को, इन सभी पक्षों को पूरी यथार्थता, तन्मयता के साथ उद्घाटित किया है और इसमें वे सफल भी रही हैं। उपन्यास में बंटी और शकुन मुख्य पात्र के रूप में पाठकों के सामने उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पार्श्वभौमिक पात्र हैं, जिनका अवलंब लेकर लेखिका ने प्रमुख पात्रों के चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। किसी भी औपन्यासिक कृति में मुख्य पात्रों के अतिरिक्त कुछ पार्श्वभौमिक पात्र होते हैं, जिनके द्वारा उपन्यासकार अपने अभिप्रेत सामाजिक संदर्भों की योजना करता है। कथा के विकास, मुख्य पात्रों के चरित्रों उद्घाटन तथा लेखक के मंतव्य प्रकाशन में भी ये पात्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। आपका बंटी उपन्यास में अजय, मीरा, फूफी, डॉक्टर जोशी, टीटू इत्यादि गौण पात्र हैं, जो समय समय पर उपन्यास में उपस्थित हो कथा के विकास में और पात्रों के चरित्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अजय, शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों को उभारने वाला पात्र है। अजय शकुन का पति है, सुशिक्षित है
और डिविजनल मैनेजर के उच्च पद पर कार्यरत है। वह अदम्य अहंकार से ग्रस्त, सामंतवादी मानसिकता और पत्नी के शर्तहीन समर्पण में विश्वास करने वाला पुरुष है। वह भारतीय पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अतः स्वावलंबी, सुशिक्षित, आत्मनिर्भर, दबंग शकुन से तालमेल नहीं बिठा पाता। उसका और शकुन का व्यक्तित्व बार बार आपस में टकराता है, क्योंकि शकुन भी उसके समक्ष शर्तहीन समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होती। शकुन स्वयं अजय के समकक्ष अधिकारों की अपेक्षा रखती है। उसका आत्माभिमान उसे अजय की उचितानुचित मांगों को सिर झुकाकर स्वीकार करने से रोकता है। उनका वैवाहिक जीवन कभी भी सुखी नहीं कहा जा सकता। बस दोनों किसी न किसी तरह उस संबंध को खींचते हुए दिखाई देते हैं। 7 वर्षों के यंत्रणापूर्ण जीवन को अंततः वे दोनों एक दूसरे से अलग रहकर देखने, समझने, जानने का निर्णय लेते हैं। अजय कलकत्ता रहने लगता है। शहर आकर भी वह शकुन के घर नहीं आता, सर्किट हाउस में ठहरता है, पुत्र को वहीं बुलाता है, घूमता है, फिरता है, खिलौने दिलाता है। यद्यपि वह शकुन से कभी नहीं मिलता, उसकी चर्चा भी नहीं करता, किंतु जब उसे ये पता चलता है कि शकुन ने डॉक्टर जोशी के साथ पुनर्विवाह कर लिया है, तो वो अंदर ही अंदर असहज हो जाता है। बंटी और अजय के संबंधों को देखकर शकुन के मन में पुनः एक इच्छा जागृत होती है, जिसमें वो सपना देखती है मानो सब कुछ ठीक हो गया है और वो अजय और बंटी एक सुखमय जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर लेखिका की उक्ति है, चाचा ने बंटी के लिए खिलौने दिए तो ना जाने क्यों लगा था कि यह मात्र बंटी के लिए नहीं है। बंटी को माध्यम बनाकर उस तक भी कुछ भेजा गया है। उसके बाद अजय स्वयं आया था, हमेशा की तरह अलग ही ठहरा, अलग ही रहा और केवल बंटी को बुलवाया। उससे तो मुलाकात तक नहीं की। फिर भी शकुन को लगता रहा था कि ना मिलकर भी अजय जैसे कहीं फिर से उससे जुड़ गया है। उस दिन अजय के पास से लौटने पर वह बड़ी देर तक बंटी को दुलराती, पुचकारती रही थी, मानो बंटी वहां से अकेला नहीं लौटा था, अपने साथ अजय को भी लाया था। बंटी के प्रति अजय के प्रेम को, अजय के व्यवहार को देखकर वकील चाचा को भी लगा था कि शायद बंटी अजय और शकुन के मध्य फैली खाई को, उनके बीच के अलगाव को कम कर पाए। पर मीरा के साथ उसके संबंधों और बाद में हस्ताक्षर के लिए तलाक के कागजों ने वकील चाचा की सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। अजय में पुरुषोचित अहंकार तो था ही, वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव का भी था। बंटी को शहर घुमाने ले जाते समय उसने जो तांगा किया था, वह लौटते समय तय किए गए पैसों से अधिक मांगने लगा, जिस पर अजय को अत्यधिक क्रोध आया और वह गुस्से में भरकर बोला, झूठ बोलते हो, घड़ी देकर तांगा किया है, मैं 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। अन्यत्र उसकी उक्ति है, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो, जितना रहम खाओ उतना ही सिर पर चढ़े जा रहे हैं, जूते की नोक पर ही
ठीक रहते हैं ये लोग। अजय अत्यंत स्वार्थी भी है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है, निष्ठुर बन सकता है। शकुन से तलाक लेने से पहले ही वह मीरा से पत्नीवत संबंध स्थापित कर लेता है एवं हस्ताक्षर युक्त तलाक के कागज भेजकर शकुन पर यथाशीघ्र तलाक देने का दबाव डालता है और ऐसा करते समय वो 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचता कि शकुन पर क्या गुजरेगी। उसे शकुन की स्थिति से कोई मतलब भी नहीं होता। वह जब डॉक्टर जोशी के घर आता भी है तो केवल बंटी को कलकत्ता ले जाने के लिए। अजय शकुन के पुनर्विवाह करने के उपरांत बंटी के भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त है और इसीलिए वो चाहता है कि बंटी उसके साथ कलकत्ता जाकर रहे, क्योंकि उसकी दृष्टि में बंटी डॉक्टर जोशी और शकुन के घर में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। किंतु यही बात उसकी पत्नी और बेटे चीनू के साथ भी लागू होती है। बंटी कलकत्ता में मीरा, चीनू और घर के वातावरण के साथ भी सामंजस्य नहीं बिठा पाता। पढ़ाई में कमजोर होने लगता है। अजय अपने रसूख के होते हुए भी उसका दाखिला कहीं भी नहीं करा पाता और अंत में निर्णय लेता है कि वह उसे हॉस्टल में छोड़ आएगा। मीरा के अनुरोध करने पर भी वह अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं करता। मीरा से कहता है, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ पर रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में बंटी के प्रति उसका लगाव निश्चित रूप से स्वाभाविक है, किंतु वह शकुन की अपेक्षा व्यवहारिक है। अतः बंटी के उचित विकास, अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए वह बंटी को हॉस्टल भेजने का निर्णय लेता है और उस पर दृढ़ता पूर्वक कायम भी रहता है। शकुन के पास से बंटी को लाते समय और कलकत्ता से हॉस्टल ले जाते समय अजय बंटी की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता है, पर उसके साथ अतिरिक्त लाड़ प्यार नहीं दिखाता। इसका शायद एक कारण यह भी है कि वह चाहता है कि बंटी नए वातावरण में स्वयं अपने आप को ढालने योग्य बन जाए। शकुन को डॉक्टर जोशी की पत्नी के रूप में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वह उनके घर उतने ही समय तक रहता है जब तक बंटी तैयार होकर उसके साथ जाने के लिए कमरे में नहीं आ जाता। ना उसे डॉक्टर जोशी के वैभव से कोई मतलब होता है और ना ही वह उनके बच्चों में कोई रुचि दिखाता है। शकुन के प्रति भी उसका व्यवहार नितांत औपचारिक बना रहता है। इस प्रकार से मित्रों, हमने देखा कि बंटी उपन्यास का एक मुख्य पात्र है। सारी की सारी घटनाएं उसी के चारों ओर घूमती नजर आती हैं, किंतु उसके साथ साथ शकुन भी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण पात्र है। अजय बंटी और शकुन के व्यक्तित्व को उभारने के लिए, कथा को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आपका बंटी उपन्यास में शकुन, बंटी और अजय के अतिरिक्त अन्य पात्रों में फूफी, मीरा, डॉक्टर जोशी आते हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम इन तीनों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।